बल्ले बल्ले, मुबारक हो, हलाकू खान का रिश्ता पक्का हो गया। अबरिश खुशी से झूमती हुई किसी के साथ सीने से टकराई थी। हाय अल्लाह जी, मेरी नाक टूट गई, बदतमीज, देखकर नहीं चल। पराठे भरती जबान को मुस्तफा फेरिक सही को देखते ही ब्रेक लगी थी, जो उसे ही सिर्फ निगाहों से घूर रहा था। लाला वो हम लरजते वजूद के साथ पीछे होती हुई दीवार से लगी थी। बहुत खुशी है तुम्हें मेरा रिश्ता पक्का होने की। उसके इर्द गिर्द हाथ रखता वो उसे अपने हिसार में कैद कर गया। अबरिश ने खौफजदा होते पहले हाँ में सर हिलाया, फिर फौरन घबराते ना में, जबकि उसकी इस अदा पर मुस्तफा फैरक सही की आंखों ने दिलचस्पी से उसका जायजा लिया था। मानी जान, वो हकला कर बोली थी जब मुस्तफा का ध्यान भटका और फौरन वहां से भागी थी। यू आर ओनली माइन, उसे जब बड़बड़ाया और दाजी के कमरे की जाने बढ़ गया। आ गया मेरा शेर। उन्होंने अपने पोते के लिए अपनी दोनों बाहें वाह की थी जब वो उनके चौड़े सीने में समाया। अब तुम मेरे बाजू में पूरे नहीं समाते। उसकी कमर पर जोरदार थपकी देते उनके अंदाज में अपने पोते के लिए सताइश थी। वो लंबा चौड़ा खूबरू तवाना जवान था। उसकी शान शौकत उसके रोब दबदबे चेहरे पर सजी घनी मूछें और तीखे नकूश उसे मजीद वजीहा बनाते थे। खड़ी मगरूर नाक और शहद रंग आंखें, वो मर्दाना हुस्न से मालामाल था। फरहान क्वालिफाइड मुस्तफा बैरिक के लिए हर बड़ा खानदान उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता था। आपने मुझे बुलाया था, सब खैरियत तो है? वो उनके साथ बिस्तर पर बैठा। सब खैरियत ही है, दरअसल तुम्हारी बेजी ने तुम्हारे लिए अपने दोस्त की पोती को पसंद किया है। तुम क्या कहते हो, हाँ कर दी जाए? क्योंकि लड़की वाले तो दिल से राजी हैं, अभी रिश्ता पक्का होने की खबर मिले और वो लोग आज ही से शादी की तैयारियां शुरू कर दें। दादी का मूड खुशगवार था। वो तो खुद अपने इस पोते की खुशियां देखना चाहते थे जो शादी के नाम से हमेशा बिदकता। देखो, तुम शादी से इनकार नहीं कर देना। 28 साल के हो चुके हो। अब शादी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो पहले ही उसे टोक गए थे, क्योंकि वो हर मर्तबा यूं ही इनकार कर दिया करता था, जबकि वो उनकी बात सुनकर हंस दिया करते थे। वो बहुत कम कम हंसता था, लेकिन जब दिल से हंसता था तो सहरकारी करता। दादी ने नजर लग जाने के डर से उस पर से अपनी नजरें हटा ली। मैं शादी से इनकार नहीं करा, ये बात करते वो संजीदा हुआ था, जबकि वो इसकी बात सुनते अब कुछ मुतमईन नजर आ रहे थे। मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसने जुमले में तौक़ुफ़ किया तो वह एकदम संजीदा दिखाई देने लगे। मैं अबीर से शादी करना चाहता हूँ। उसने अपनी बात मुकम्मल करते गोया उन्हें जोरदार झटका दिया। मुस्तफा, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? अबरीश और तुम्हारी शादी होना नामुमकिन है। दाजी ने उसे संगीन नताइज से डरा नहीं, लेकिन घबराए हुए जरूर थे। वो यूसुफजई खानदान के घर की बहू है। तुम भूल रहे हो क्या? वो न चाहते हुए भी गुस्सा हुए। बहू है? दाजी, वो उनकी अब कुछ नहीं लगती, ना ही अबरीश का इस खानदान से कोई वास्ता है। फूफू जी ने एक बच्ची का निकाह करके जुल्म किया था। तो एक और जुल्म आप मत करें। इसकी उम्र ही क्या है? 20 साल की भी नहीं है वो। इस उम्र में लड़कियां ख्वाब बुनती हैं, उसे भी ख्वाब से जाने की इजाजत दें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो ये इसी वक्त मुमकिन है जब मेरी दुल्हन अबरिश बने। उसने अपना फैसला अपनी असली दो टोक अंदाज में सुनाया था, जिसके बाद दूसरी बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब आप आराम करें, मुझे एक अहम मसले को सुलझाना चाहना है, तो मैं चलता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर हल्का सा झुकते, उनका सर चुमकर लंबे लंबे डिग भरते वहां से निकला तो दाजी बेदम से बिस्तर पर नींद दराज हुए। क्या कहा मुस्तफा ने? हम लड़की वालों को हाँ कर दें? इनकी शरीकी हाल कमरे में दाखिल होते इनके करीब बैठी पुरजोश सी गोया हुई, तो वो उससे में वापस उठकर बैठे थे। आपके पोते ने कसम खाई है मुझे दिल के मर्ज में मुब्तला करने की। इनके संकीन अल्फाज पर बेजी का दिल हौला। क्या बात कर रहे हैं? सीधे से बताएं, क्या कह गया है वो गुस्से के साथ साथ परेशान भी हुई। मेरा सुकून लेकर आराम करने की तलकीन की है मौसूफ ने। वो जरे दिल से बोलते हुए फिर से बिस्तर पर दराज हुए। 2 दिन से उन्हें मौसमी बुखार था, कुछ तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन थी, तो उनके पोते ने उन्हें नया झटका दे डाला। आप भी कमाल करते हैं, सीधी बात करने के बजाय बात को घुमाई जा रहे हैं। इस मरतबा उन्हें शदीद गुस्सा आया तो वो कुछ ढीले पड़े। हर अच्छे शौहर की तरह वो भी अपनी बीवी के गुस्से से घबराते थे। मुस्तफा शादी के लिए राजी है, लेकिन शादी वो अबरिश से करना चाहता है। अपने शौहर की बात की शुरुआत में जो खुशी उनके चेहरे पर चमकी थी, आखिरी अल्फाज तक वो खुशी सिमट कर तफक्कुरात में बदल चुकी थी। फूफू, ये अबरिश कहाँ है? यूनिस से आने के बाद गायब ही हो गई। हमें मिलकर असाइनमेंट मुकम्मल करना है। नाजुक सी हबीबा, जो देखने में ये गुलाबी गुड़िया लगती थी, अपनी असली धीमी अंदाज में इनके कमरे में आती नरम गोई से अबरिश के बारे में सरसार करने लगी, तो उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जब भी वो छोटे छोटे कदम उठाती उन तक पहुंची तो उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्बीह तकिए पर रखी और अपना पड़ा हुआ इस पर फूंक कर इसके हाथ थाम गई। बास मरतबा मैं सोचती हूँ कि तुम एक पुरसुकून दरिया और वो एक चंचल नदी, तुम दोनों में आखिर ये दोस्ती हुई कैसे? वो उसे छेड़ रही थी, जबकि वो एकदम से झिम गई। वो शरारती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, शायद इसलिए। वो अपने असली धीमे लहजे में गोया होती मुस्कुराई तो जवाबन वो भी मुस्कुरा दी। अजहर की नमाज तो उसने मेरे साथ ही अदा की थी। फिर मैं तस्बीह लेकर बैठी तो वो कमरे से निकल गई। अब या तो वो पिछले लॉन की तरफ अपने खरगोशों के साथ होगी, या फिर छत पर अपने तोतों के साथ।
सुरैया बेगम के कहने पर वो समझदारी से सर को हिलाती वापस पलट कर पहले पिछले लॉन की तरफ निकली थी, जहाँ अब्रिश के 2 खरगोश भिदकते फिर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे वहां आते देखा, उनके कान खड़े हुए और वो दौड़ते हुए अपने बिल में घुस गए, जिस सबब को दिल महसूस कर रह गई थी। हम भी आपके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन आप हर मर्तबा हमें देख छुप जाते हैं। वो अपनी मीठी आवाज में खफा हो रही थी जब कोई चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और धीरे से उसे अपने हिसार में कैद कर गया। आप हमारी दोस्त बन जाए हबीबी, हम दिलो जान से मुंतजिर हैं। गंभीर शरारती लहजा और आंखों में शोक चमक लिए वो उसके गाल से अपना शेपज़दा गाल मस कर गया तो उसकी जान लबों पर आई थी। हमें जाने दें प्लीज, वो एकदम रोहान सी हुई। आपको जाने दें और इस दिल का क्या करें? उसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू करते उसने मुकाबिल के चेहरे को थोड़ी से पकड़े ऊंचा किया तो वो चांद सा चेहरा उसके मुकाबिल होते कितनी ही लम्हात तक मूसा पैरजई की कुव्वत गोयाई छीन गया। दिलो नजर गोया उसके कदमों में निसार हुए थे। वो आसमानी रंग के लिबास में सादगी का पैकर लग रही थी। गुलाबी चेहरा तप कर कुंदन बना था। उड़ती गिरती पलकों की अदा, लड़ती शरबती लब जो उसके ध्यान के सारे धागे खींच लेते। सतवा नाक और नाक में पहनी डायमंड की लौंग, सिया जुल्फें छोटी सी कैद थी, लेकिन अवादरटें चेहरे और गर्दन को चूमती उसे हसरत में मुब्तला कर रही थी। वो जितनी इससे गुरेज पड़ती वो इतना ही इसकी जानिब माइल होता। वो सहमी खुद में मगन रहने वाली तो वही वो शौक शरारती तबीयत का मालिक एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन इसका दिल बस एक ही के लिए धड़कता था और वो थी हबीबा इब्राहिम। जैसे प्यार से वो हबीबी कहता था, दूसरी जानिब उसकी मुसलसल खामोशी पर मुकाबिल ने अपनी परसाई आंखें खोल कर उसकी शहद रंग आंखों में देखा तो इनमें उमड़ते जज्बातों ने उसके आसान खता किए थे। वो एकदम से उससे डर दूर हुई और मुकाबिल की ढीली पड़ती गिरफ्त से आजाद होते दौड़ती हुई वहां से निकलती चली गई। मेरी बेकरारी को आजमाते हैं ए दिल, देख वो हमें कितना सताते हैं। मूसा ने दिल पर हाथ रखते हुए अपने ही दिल से महबूब की शिकायत कर डाली और फिर यूं ही चलते हुए अंदर की जाने पड़ गया, जहाँ सब बड़े हॉल में मौजूद शाम की चाय का लुत्फ ले रहे थे। वो सबको मुश्तरका सलाम करते जानबूझकर हबीबा के साथ वाले सोफे पर आकर बैठा, जो अब्रिश के साथ सोफे पर जुड़ कर बैठी उसकी जानिब देखने से भी कतरा रही थी। मैंने सुना है कि बड़े भाई साहब ने अपनी शादी का खाना खिलाने की तैयारी पकड़ ली है। वो अपने असली अंदाज में गोया होते हाथ बढ़ाकर प्लेटर से कबाब उठाते मुंह तक लाया तो उसकी माँ जी ने उसे घूर कर उसकी जानिब छोटी प्लेट बढ़ाई, जैसे वो सर हल्का सा कम करते थाम चुका था। जबकि उसकी बात पर दाजी और बेजी ने एक दूसरे को देखा। कौन सी शादी के खाने की बात करे? वो शादी नहीं करना चाहता। दाजी के दिल जले अंदाज पर जहाँ सबके चेहरों पर हैरानी थी, वही अब्रिश के चेहरे पर तशवीश के बादल छाए थे। उसने तो सोचा था कि खड़ूस की शादी हो जाएगी और फिर वो बीवी का होकर घर की तरफ से आंखें बंद कर लेगा। उसे हर तरह से आजादी मिल जाएगी। ये सब बातें अब ख्वाब होती नजर आ रही हैं। जब भी शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर वाला मुहावरा हुआ था। अब आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दाजी, मैंने शादी से इनकार तो नहीं किया। अपने असली पुरसुकून अंदाज में बोलते हुए दूसरों का सुकून गायब करने में माहिर एक शान से चलता हुआ सिंगल सोफे पर बैठता है, टांग पर टांग चढ़ा गया। बस इतना कहा कि शादी इस लड़की से होगी जिसे मैं चाहता हूँ। मुकाबिल के अल्फाज पर वहां एक पल को सुकून छाया। हाय, ये अकड़ू भी किसी को चाह सकते हैं, कयामत की निशानी है। वो हबीबा के कान में घुसी तो उसने प्यार से उसे ऐसी बात करने से रोका। वो हमारे बड़े लाला हैं, इनके बारे में हर अल्फाज नहीं बोल सकते। इसका वही बोलने का नर्म अंदाज था जिस पर मूसा पैरिस गई निसार था। मुझे तुम्हारी पसंद दिलो जान से मंजूर है। अपने बेटे की बात सुनती उनकी माँ जी पल भर में खुश हुई। पर खुददार लड़की का नाम और खानदान के बारे में भी कुछ बताओ हमें। इस मर्तबा उसके बाबा ने भी इन बातों में अपना हिस्सा डाला। वो सब दाजी और बीजी को मैं बता चुका हूँ, आप इन्हीं से पूछ लें। एक गहरी नजर हबीबा के साथ जुड़कर बैठी अब्रिश पर डालते हुए कुछ विस्तार से मुस्कुराया तो मूसा ने बात की गहराई को समझा और फिर दाजी और बीजी के चेहरे पर छाई परेशानी के बादल देखे तो वो सिरे तक मुस्कुरा दिया। इसके दादा ने हमेशा वो काम किया था जिसमें मुश्किलात का अमल दखल ज्यादा रहा। फिर वो अपनी शादी बगैर किसी एडवेंचर के कैसे कर सकते थे? उसने अपनी शेफ पर हाथ फेरते एक नरम उठी नजर अपनी हबीबी पर भी डाली, जो यकीनन अब्रिश को कोई बात समझा रही थी। वो ज्यादातर खामोशी में गुम रहती थी, लेकिन वाहिद अब्रिश थी जिसके साथ वो अपने दायरे से कुछ बाहर आती। मूसा चाहता था कि वो उसके साथ भी यूं ही रहे, लेकिन न जाने क्यों वो उसकी खुद से घबराती थी। सहमी सहमी सी हिरनी के मानिंद वो उससे फासला बनाए रखती थी। वो दाजी की दीदी ने दोस्त की पोती थी जिनकी फैमिली एक हादसे में चल बसी। वो इन दिनों छुट्टियों पर आया हुआ था जब दादी ने उसका निकाह हबीबी से करवाया। उसने भी कोई एतराज नहीं किया था क्योंकि उसकी कोई पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ, निकाह के बाद से ही वो उसे अच्छी लगने लगी थी और वक्त के साथ साथ ये पसंद कब मोहब्बत में बदली उसे खबर तक नहीं हुई। अब तो यूं लगता था कि उसके बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। दादी बताए ना, लड़की कौन है? सुरैया बेगम भी मुतजस्सिस हुई। आखिर ऐसी कौन थी जो उनके भतीजे को इस कदर पसंद आ गई थी? हम इस टॉपिक पर बाद में तफसील से बात करेंगे। दादी ने गोया बात ही टाल दी तो वो सब खामोश हो गए। अलबत्ता मुस्तफा पैरगज़ई मजे से चाय की चुस्कियां भरे दादी को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था, जो उसे गुस्सील भरी नजरों से देख रहे थे। सीधे मामले को भी टेढ़ा करने में माहिर इनका जान से प्यारा पोता अक्सर इन्हें तेज दिलाने का सबब भी बनता।
डिनर के बाद हाकिम पैरकज़ई अपने बाबा के कमरे में मौजूद थे। वो शाम से ही मुतजस्सिस थे, आखिर किस लड़की को इनके बेटे ने पसंद किया है जिसके बारे में बात करते दाजी कतरा रहे थे। आप बताएं मुस्तफ़ा और आपके बीच क्या बात हुई है? वो किस लड़की की बात कर रहा है? वो इनके बेड के सामने रखे सोफे पर बैठे दाजी की जाने पूरी तरह तवज्जो थे, जबकि बेजी भी वही इनके साथ कुछ फासले पर बैठी थी। बताएं ना बेजी, कौन लड़की है वो? इन दोनों की खामोशी इन्हें परेशान करने लगी थी। मुस्तफ़ा अब्रेर से शादी करना चाहता है। बिल्ली थैले से बाहर आई थी। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो जानता नहीं कि वो किस खानदान की बहू है? नई दुश्मनी का आगाज चाहता है वो। ये नामुमकिन है। वो सुनते ही शदीद तेज में मुब्तला हुए। अब मेरे पोते ने कोई अनहोनी बात भी नहीं कर दी। अब्रिश किसी की बहू नहीं है, मेरी बेटी की बेटी मेरी नवासी है और हम जहाँ चाहें उसकी शादी कर सकते हैं। वो उनके खानदान का हिस्सा नहीं। जवाबन बीजी को जब गुस्सा आया तो वो बोल पड़ी। आखिर इनकी रगों में पेरेंट्स भी खून दौड़ रहा था। पेश आना फितरी बात थी। इनके यहाँ बेवा की दूसरी शादी को जुर्म माना जाता था। आप सब जानती हैं, फिर भी ऐसा कह रही हैं। हाकिम पेरेंट्स भी उन्हें मामले की संगीनी से आगाह करना चाहता था। इसके मरहूम बाप ने जब इसका निकाह करवाया था तो वो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी और चंद माह बाद जिससे निकाह हुआ वो एक हादसे का शिकार होते चल बसा। वो बच्ची थी, उसे इन मामलात की कुछ खबर नहीं और ना मैं चाहती हूँ कि उसे कुछ भी खबर हो। वो हमारे घर की रौनक है और घर की रौनक घर में ही रह जाए तो अच्छा है। वैसे भी अगर मुस्तफ़ा अमरीश का नाम नहीं भी देता तो मैं पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसकी शादी लाजमी करता। इस जिंदगी अभी शुरू हुई है, मैं कभी इसकी जिंदगी को किसी बकवास रस्म के तहत बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुस्तफ़ा जो चाहता है वही होगा। अभी हम निकाह घर घर में कर देते हैं, जब रुखसती होगी तो इन लोगों को भी खबर कर देंगे। बीजी गोया हर चीज तय किए बैठी थी। मेरी हयात आप पहले अपनी नवासी की इजाजत तो ले लें। निकाह इसी वक्त होगा जब लड़की राजी होगी। जवाबन दाजी पूरी तरह चिड़े थे, जबकि अपने माँ बाप की इस हमेशा वाली नोक-झोंक को देख हाकिम रह गई। इस संगीन सूरत हाल में भी मुस्कुराए। बीजी वो ठीक कह रहे हैं, लड़की की नजर ज्यादा जरूरी है। वैसे जहाँ तक मेरे इल्म में है और जो मैंने देखा है, अब्रिशा के पोते को पसंद नहीं करती। अपने बेटे की बात सुनती बीजी ने उन्हें घूर कर देखा। गोया कह रही हूँ तुम चुप रहो, और वो जल्दी से चुप भी हो गए। मैं सुरैया से बात करती हूँ, अब्रिश से अपने तरीके से बात कर लेगी। उन्होंने गोया बात ही खत्म कर दी, लेकिन ये मामला जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। अब्रिश अपने तोतों के बड़े से पिंजरे में घुस उन्हें दाना पानी डाल रही थी। ऑस्ट्रेलियन तोतों का यह वसी पिंजरा दादी ने उसे बनवा कर दिया था, जिसके अंदर वो आसानी चली जाती। आस पास उड़ते हुए रंग बिरंगी तोते उसे बहुत अच्छे लगते थे। वो रोज ही काम करती ये रोज ही काम नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी उसे ये करना अच्छा लगता। काफी दिन से वो पिंजरे के अंदर खुद से नहीं गई थी, लेकिन आज मौका लगा था। संडे था तो वो पहली फुर्सत में ऊपर पहुंचकर तोतों के बर्तन में जग से पानी डाल रही थी। जब भी भारी कदमों की चाप समात में उतरते उसके दिल की धड़कनों की रवानी मुतासिर हुई। ये हलाको खान यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गोया रो देने को हुई जब मुकाबिल की बारूब आवाज सुनाई दी। बाहर आओ। मुकाबिल का तहकुम ज्यादा लहजा उसे मिर्ची लगा गया, लेकिन वो बज़ाहिर अच्छी बच्ची की तरह पानी का जग कहीं पिंजरे में छोड़ती और बाहर निकलकर जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद करते खुद पर दुपट्टा दुरुस्त कर दी। मुलाजमीन इस काम के लिए मौजूद है तो तुम्हें क्या जरूरत है इस मेहनत की? अपनी असली अंदाज में सर्जिश करते वो उसके करीब हुआ तो अबरिश घबरा कर पीछे हुई। जब सबब उसकी पुश्त पिंजरे से जा मिली, जबकि वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और जो ही अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, उसने सख्ती से आंखें मींची। देखिए, मुझे डांट लें लेकिन मारना मत। मुझे मार खाने से डर लगता है। उसके बेसाख्तगी पर भरे अंदाज में अदा किए गए अल्फाज ने मुकाबिल के लबों पर तबस्सुम सजाया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हाथ उठा सकता हूँ? वो हाथ बढ़ाकर उसके बालों में अटके तोतों के परों को हटाने लगा था, जब उसकी गर्दन इस्पात में ऊंची नीचे हुई। यानी मैं तुम्हें ऐसा जालिम लगता हूँ? उसका अंदाज बेशक संजीदा था, लेकिन आंखों की चमक कोई और ही कहानी सुना रही थी। आप जालिम नहीं, हलाकू खान है। एकदम ही बोलकर वो दांतों तले जबान दबा गई तो उसने घूर कर उसके सहर तारी करती झील से आंखों में देखा तो वो मस्कीनियत तारी करती अपनी होंठ फैला गई। जबकि वो मजीद उसके करीब हुआ तो उसकी क्लोन की दिल फरेब महक ने अब्रिश को मजीद घबराहट में मुब्तला किया था। न जाने क्यों वो जब भी पास आता था दिल की धड़कनें बगावत कर उतर आती। आप दूर रहकर भी बात कर सकते हैं, वो बुरी तरह हकलाई। मैं तो मजीद नजदीक आने की इख्तियारात हासिल करना चाहता हूँ और तुम दूर जाने का कह रही हो। बड़े अफसोस की बात है। उसके मायने का अंदाज़े गुफ्तगू पर वो कुछ उलझी सी थी। वो और कितना नजदीक आता, इस तरह तो वो उसके सीने से लग जाती। ये बात सोचती है उसका चेहरा सो अनारी होते शर्म के सबब भाप छोड़ने लगा, जबकि मुकाबिल ने दिलचस्पी से उसके रंगों से सजे चेहरे को देखा। हाय, औरत की दौलत है और तुम इस दौलत से मालामाल हो। इसका सर से सरकता दुपट्टा हाथों से ठीक करते वो उसकी उड़ती गिरती पलकों पर धीरे से फूंक मार गया, तो वो इस नरम गरम फूंक के सबब अजीब से एहसास में मुब्तला हुई। मुझे नीचे जाना है, नाश्ते का वक्त हो गया। वो अब बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसकी नजरों की तपिश उस पर अजीब तरह से असरअंदाज हो रही थी। चली जाओ, रोका किसने है? लेकिन मेरी बात सहन नशीं कर लो। कोको या फिर बीजे तुमसे अगर किसी तरह की बात करें तो तुम्हें गाड़ नहीं करना है, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसकी आंखों में आंखें गाड़े वो नरमी से शुरू हो गई। शुरू की गई बात को आखिर तक लाते तंबी भरे अंदाज में कह गया तो वो जान छुड़ाने को जल्दी से उसकी बात की हामी भरते उसके पीछे होते ही तीर की तेजी से वहां से निकली तो मुकाबिल उसकी फुर्ती देख
अपने घने बालों में हाथ फेरता अपनी कातिलाना मुस्कुराहट लम्हों पर लाए खुद भी उसके पीछे ही निकला। ब्लैक ट्राउजर शर्ट पर ब्लैक ही स्लीपर पहने वो अपने रफ से हुलिये में भी बड़ा का हैंडसम लग रहा था। उसे डाइनिंग एरिया में आते देख मूसा ने उसे सर से पैर तक देख एक सीटी बजाई। आप दिन ब दिन हैंडसम हो रहे हैं, मोहब्बत का करिश्मा है। जूस का सिप लेते उसने शरारत गोई की तो मुकाबिल ने उसे घूर कर देखा। मैं हमेशा से ही हैंडसम हूँ, मूसा को जवाब देकर वो अपने लिए जूस निकालने लगा। बेशक, लेकिन अब इस वजाहत में चार चांद लग गए हैं। अबरीश को हबीबा के साथ वहां आते देख वो मजीद चहका। तुम बस अपनी वाली पर तवज्जो दो जो तुम्हें घास भी नहीं डालती। मुस्तफा ने गोया उसकी बोलती बंद करनी चाहिए थी, लेकिन वो मूसा ही क्या जो हार मान ले। पहली बात तो ये है कि मैं घास नहीं खाता, मैं बस कोशिश करता हूँ जो यकीनन कामयाबी की जमानत है। रही हबीबी की बात तो वो आम लड़कियों से हट करे, इसमें शर्म हया कूट कूट कर भरी है और इसी सबब वो मुझसे दूर दूर रहती है, लेकिन मैं उससे ज्यादा दूर जाने नहीं देता। कहने के साथ ही उसने वहां आकर ठहरती हबीबा का हाथ पकड़ा और अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि वो बेचारी सबके सामने की जाने वाली इस हरकत पर घबरा सी गई थी। वो इस तरफ मक्खन का बॉक्स रखने आई थी और अब कैद हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ा भी नहीं सकी। वो तो शुक्र था कि किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं थी। मुझे टोस्ट पर मक्खन लगा कर दो। मुकाबिल की प्यार भरी फरमाइश पर उसने बौखलाकर उसके साथ बैठे मुस्तफा को देखा, जो इनसे बेनियाज अपने नाश्ते की जानिब मगन था, और दूसरी नजर मूसा पर डाली तो चमकती आंखों से उसे देखते लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए था। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। इसके प्यार से टोक देने पर वो बेचारी रोमांसी हुई थी। एक हाथ से भरा हुआ टोस्ट पर मक्खन कैसे लगाती, जबकि उसकी हालत समझते मुकाबिल ने प्यार से उसकी कलाई से लाते नरमी से उसका हाथ आजाद किया, जबकि मुकाबिल की इस बेबाक हरकत पर उसके कानों से धुआं सा निकला। वो अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाती बमुश्किल अपना काम कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ अबरिश हर बार भूले नाश्ते में मगन थी। सिचुएशन कोई भी वो खाने से इज्तनाब नहीं बरतती। सोना और खाना उसकी दो फेवरेट हॉबीज थी। मुस्तफा पैरिस जई ने उसके बेनियाज भरे अंदाज को गहरी नजरों से देखा था। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तो मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। दिल ही दिल में हम कलाम से दिलब मुस्कुराया था। सुरैया बेगम निगहत बेगम के साथ लंच की तैयारी में मगन थी जब उन्हें बीजी का पैगाम मिला। आज संडे था तो लंच में काफी एहतमाम किया जाता था। ऐसे में वो दोनों नंद भावच मिलकर किचन में अपने हाथों से खाना बनाती थी। आम दिनों में भी वो किचन में पाई जाती थी, लेकिन ज्यादा काम मुलाजमाएं करती थी। जाओ तुम बीजी की बात सुनो, यहाँ मेरे साथ अबरिश और हबीबा मौजूद हैं। निगहत बेगम के नरमी से कहने पर वो इस बात में सर हिलाती वहां से निकल आई। आपने बुलाया था बीजी? वो खुले हुए दरवाजे से अंदर चली आई थी। हाँ, यहाँ आओ मेरे पास, हलावत भरे अंदाज में कहते उन्होंने उसे अपने पास बुलाया तो वो धीमे कदमों से उन तक चली आई। दादी तो आज के दिन ज्यादातर बैठक में पाए जाते थे, बस लंच पर उनकी आमद होनी थी। कोई जरूरी बात करनी है क्या? उनके चेहरे के संजीदा तासुरात देख वो कुछ मुतफक्किर हुई थी। अबरिश के दरियाल से कोई कॉल वगैरह आई है? उन्होंने अंदाजा लगाना चाहा। वो लोग तो सालों से तुम दोनों को बुलाए बैठे हैं बेटा, क्या मरा बहु और पोती भी इनकी नजरों में नहीं रही? भेजी तरफ हुई तो उन्होंने इनके हाथ पर अपना हाथ रख दे उन्हें पुरसुकून करना चाहा। जो गुजर चुका उस पर बात नहीं करना है बेहतर, क्योंकि ये बात दर्द के सिवा कुछ नहीं देगी। खैर, आप वो बातें करें जिसके लिए बुलाया है। सुरैया बेगम ने उनका ध्यान बटा दे बात बदली तो वो भी सर झटक गई। तुमने अबरीश के बारे में क्या सोचा है? माशाल्लाह 20 साल की होने वाली है। बीजी की बात पर वो कुछ उलझी। अरे भाई, अबरीश की शादी की बात कर रही हूँ। इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? इनके वाजे अल्फाज पर वो एकदम से चुप रह गई। हर माँ की तरह मेरी तो यही ख्वाहिश है कि वो अपने घर की हो जाए, लेकिन आप जानती हैं यसूसई वाले नहीं मानेंगे। वो एक बेवा की शादी के हक में नहीं है, और यहाँ तो मामला ही दूसरा है। अबरीश के बाबा ने अपने हिस्से की तमाम जायदाद अबरीश के नाम कर दी, और इसकी शादी की सूरत वो जायदाद जाहिर है बाहर निकलेगी। और इसके ताया चचा ये हरगिज भी नहीं चाहेंगे कि वो इनकी बात सुनकर काफी से ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो अपनी ससुरालियों को अच्छे से जानती थी। अबरीश का निकाह भी इनके जेठ ने अपने बेटे से इसीलिए करवा दिया था ताकि जायदाद बाहर ना निकले, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उनके इस बेटे को काला यरकान हुआ और इसी बीमारी की हालत में वो चल बसा। इसके इंतकाल के 1 साल बाद एक कार हादसे में इनके शौहर का भी इंतकाल हो गया। ऐसे वक्त में इनकी माँ इद्दत के लिए सुरैया बेगम को अपने साथ ले आई, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं जा सकी थी क्योंकि इनके ससुराल वालों ने इन्हें वापस आने से मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने आने से पहले यह अकलमंदी की थी कि तमाम जरूरी दस्तावेजात और अपने जेवरात वो अपने साथ रख कर आई, जो इनकी ससुरालियों को ढूंढने से भी नहीं मिले। जब उन्होंने ये बात सुरैया बेगम को कॉल करके पूछी तो वो भी साफ मुकर गई। उन्होंने कह दिया कि वो कोई भी जरूरी कागज घर में नहीं रखते। अब न जाने इनकी बात पर इन लोगों ने यकीन किया या नहीं, लेकिन फिर इस सिलसिले में वहां से कोई राब्ता नहीं किया गया था। लेकिन सुरैया बेगम ये भी जानती थी कि जब कभी अबरीश की शादी का मसला उठा तो यकीनन वो लोग उसकी शादी नहीं होने देंगे। वो इसी तनाजुर में बात कर रही थी। तुम लोगों की फिक्र छोड़ दो, मुस्तफा सब देख लेगा, तुम बस अपनी कहो। बीजी की बात ने उन्हें मजीद उलझाया। मुस्तफा का यहाँ क्या जिक्र? उन्होंने हैरानी से इस्तफसार किया तो वो अपनी बेटी का हाथ थामते मुस्कुरा दी। मुस्तफा ही तो अबरीश से शादी करना चाहता है, उसने खुद तुम्हारे दादी के सामने अबरीश का नाम लिया है, और तुम मेरे पोते की ताकत से वाकिफ हो।
वो यूसुफजई वालों से लड़ने की ताकत रखता है, और वैसे भी अभी हम निकाह खामोशी से करेंगे, तुम बस अबरीश की रजामंदी ले लो ताकि आने वाले जुम्मे को इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। बीजी की बातों ने उनकी टेंशन दूर की। वो एकदम हल्की फुल्की होती अपनी माँ के गले लग गई। ये सच था कि मुस्तफा के होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी थी। बीजी, अबरीश की फिक्र मुझे रातों को सोने ही नहीं देती, लेकिन अपने सुकून से क्या मर भी सकती हूँ। इनका लहजा अचानक मिलने वाली खुशी के सबब भारी हुआ था जब बीजी ने इसकी कमर पर प्यार से हाथ मारा। ऐसी बातें मत करो, तुम अबरीश को दुल्हन बनाकर रुखसत करोगी और अपने नवासे नवासियों को गोद में खिलाओगी इंशाल्लाह। इनकी दुआ देने पर उन्होंने दिल से आमीन कहा था। दिल एक तरफ से मुतमईन हुआ था, लेकिन अबरीश को लेकर उन्हें धड़का सा लगा। यकीनन वो इस बात को सुनकर इनकार करने वाली थी, और हुआ भी यही। डिनर के बाद जब वो कमरे में थी तो सुरैया बेगम उसके पास गई, और उन्होंने जैसे ही बात शुरू की वो तेजी से इनसे दूर हुई। आपको इस इलाको खान के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला मुझसे शादी करवाने के लिए? वो गोया हद से उकरी। कमरे की गंभीर खामोशी बढ़ती जा रही थी, और साथ अबरीश के चेहरे की बरहनी भी। जब निखत बेगम ने उसे रसान से समझाने की सही की। मुस्तफा, मैं भला क्या हो रही है? हर बड़ा खानदान इसका तलबगार है, वो बात कर रही थी। उसने इनकी बात बीच में ही काट दी। लेकिन अम्मी, मैं इनकी तलबगार नहीं हूँ, मुझे वो नहीं पसंद। इसकी हरधर्मी देख उन्हें गुस्सा चढ़ा। क्या चाहती हो तुम? तो मुझे बता दो। कोई और पसंद है तो मैं अभी से बता दूं कि तुम मुस्तफा के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त एक वही इतना ताकतवर है जो तुम्हारे बाप के नाम नेहाद रिश्तों के आगे तुम्हारे ढाल बन सकता। वरना तो तुम्हारे खानदान वाले मरते दम तक तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं होने देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके खानदान की जमीन जायदाद किसी बाहर वाले को जाए। अब बताओ, क्या तुम फिर भी मुस्तफा से शादी नहीं करना चाहती? वो गम गुस्से की कैफियत में बोलती। आखिर मैं उसका फैसला जानना चाहती थी। मैं सारी जिंदगी आपके साथ रह लूंगी, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज अम्मी मेरी ये बात मान ले। वो बेबस हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं कम अज कम इस तरह जज्बाती होकर नहीं सोच सकती। कल को हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, पीछे मुस्तफा की बीवियां रह जाएंगी। ऐसे में वो एक नामहरम को क्यों अपने घर में रखना चाहेगी? उन्होंने उसे सच का आईना दिखाया तो वो तड़प उठी। हाँ, तो आप किसी और से मेरी शादी कर दें, मैं उफ भी नहीं करूंगी। और जहाँ तक रही बाबा की प्रॉपर्टी की बात, तो वो भी मैं उनके भाइयों को वापस कर दूंगी। जब प्रॉपर्टी ही नहीं होगी मेरे पास, तो उनका ताल्लुक भी मुझसे खत्म हो जाएगा। वो बात की गहराई को समझ ही नहीं पा रही थी, जबकि सुरैया बेगम उससे मगजमारी करती हुई थक गई। तुम नहीं मानोगी, यही कह रही हो ना? इस मर्तबा उनका अंदाज शिकस्त खोदा था, जबकि उसे अपनी माँ का यूं निराला अंदाज देख सच में तकलीफ हुई। अम्मी मेरी बात को समझे। वो मजीद कुछ कहती कि वो दरिश्ती से उसका बटा हाथ झटक कर उठ गई। तुम भी अपने खानदान वालों की तरह हो बेहिस, बस अपनी फिक्र में मुब्तला। बाकी रिश्ते बेशक मरे या जिए। दुख भरी कैफियत में बोलती हूँ वहां से निकली तो अबरीश ने रोते हुए मुंह तकिए में दे दिया। इनकी वजह से उसकी माँ दुखी थी, उसे अब सुकून कहाँ आना था। हबीबा अबरीश की तरह यूं ही नहीं जाती थी, बल्कि वो ऑनलाइन पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। वो जब से इस घर में आई थी, वो दिन और आज का दिन उसने अपनी कदम इस घर से बाहर नहीं निकाले थे। वो मुसलसल एक फोबिया का शिकार थी। उसने बहुत कम उम्र में वो कुछ देखा था जो आज तक उसके शऊर लाशऊर को जकड़े हुए था। उसकी सारी शॉपिंग भी निगत बेगम और अबरीश मिलकर करते रहे। वो इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती थी। अबरीश और मुस्तफा के निकाह की तैयारियां शुरू करनी है। तुम बताओ, तुम कैसे ड्रेस लोगी? निकत बेगम उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठी थी, जबकि वो उन्हें देख हाथ में पकड़ी नोटबुक और किताब एक तरफ रख गई। अबरीश ने हाँ कर दी। वो मुस्तफा के बारे में उसके ख्यालात से वाकिफ थी, जभी हैरानी भरी पुरजोशी से गोया हुई। वो हाँ भी कर देगी, लेकिन जुम्मे में फकत 3 बच्चे हैं, हमें तो तैयारी करनी ही होगी। निगत बेगम को अपनी अलग परेशानी लाहक थी। बीजी की उम्र नहीं थी कि वो बाजारों के चक्कर लगाए। हबीबा बाहर जाती नहीं थी। होने वाली दुल्हन के मूड का कुछ पता नहीं था। अब रह गई वो और सुरैया। अब ऐसे में एक के हिस्से घर की जिम्मेदारी आ रही, तो दूसरे के हिस्से बाजारों के चक्कर, और ये बाहर वाली जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी थी। अच्छा, फिर आप अपनी ही पसंद से कुछ ले आना। वो कुछ सुस्त हुई तो जब भी वहां मूसा की आमद हुई। वो अपनी कंपनी रन करता था, जहाँ उनके बागान के फल और खुश्क मेवाजात टिन पैक होकर पूरे पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भेजे जाते थे। जबकि दीगर सारे मामलात बागात और ज़मीनों से मुतालिक मुस्तफ़ा पैरज़ई देखता था, या फिर हाकिम पैरज़ई देखते थे, क्योंकि मुस्तफ़ा अपने कबीले का सरदार था, तो उसकी दीगर जिम्मेदारियां भी थी। मेरी माँ जी पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, और बहू बेगम आपको मजीद अपनी जिम्मेदारी दे रही हैं। आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? शरारत भरी संजीदगी से कहते वो करीब आकर उनका सर चूमते उन्हें सलाम कर गया, तो बदले में उन्होंने उसका सर चूमकर उसे दुआएं दी। मेरी बेटी को ज्यादा तंग मत किया करो। साथ ही उन्होंने उसे सर्जिश भी कर डाली, जिसके जवाब में वो कान की लोट छोड़ते मजे से हबीबा के साथ ही सोफे पर बैठ गया। इनके बीच किताब और नोटबुक रखी गई थी, जिस वजह से कुछ फासला बरकरार था, जबकि उसके यूं बैठने पर वो कुछ बेआराम सी थी। आपकी मासूम बहू को भला मैं तंग कर सकता हूँ? हाँ, अलबत्ता आपकी बहू मुझे बहुत तंग करती है। इसके साफ झूठ पर जहाँ उसने एक झटके से मुकाबले की जानिब हैरानी के आलम में देखा था, वही निगत बेगम उसके लिए चाय का बोलने उड़ गई, और साथ ही डिनर के इंतजाम भी देखने लगी। इनके मंजर से हटते ही इनकी झपट कर
बीच में से रकीब को हटाया और हबीबा के उठने की कोशिश को नाकाम कर दिया। शौहर जब घर आता है तो बीवी अच्छा सा वेलकम करती है, तो जनाब जल्दी से पहले वेलकम करें वरना मैं अपने तरीके से वेलकम करवा लूंगा। शौहर बड़ी संजीदगी से बोलते हुए उसने अपना गाल हबीबा के सामने किया तो वो हूँ सदा उसे देखने लगी। यार, अब ये भी मैं बताऊं? चलो, क्या याद करोगी? किस तख्ती किस सखी से पाला पड़ा है? इसी अंदाज में बोलते उसने मुकाबिल को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके सर के पीछे हाथ ले जाकर उसकी गर्दन को पुश किया तो हबीबा के मखमली लब मूसा के गाल से मस होते दोनों की ही वजूद में एक बर्ग सी दौड़ा गए। देखा, बस ये करना था। अब हर रोज मेरे आने पर मुझे आप यूं ही वेलकम करोगी? इसके धूस भरे अंदाज पर हबीबा की फटी आंखें मजीद फैली। हबीबी, मैं तो पहले से ही इश्क में घायल हूँ, अब क्या बर्बाद करने का इरादा है? दिल पर हाथ रखते वो एकदम से रुख पतली सोफे पर पैर पसार गया यूं कि उसका सर हबीबा की गोद में धरा। माँ की गोद के बाद बीवी की गोद सबसे ज्यादा आरामदेह मुकाम है। उसे मजीद बौखलाते हुए वो उसका हाथ थाम कर अपने दिल के मुकाम पर रख गया। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हमें जाने दें, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? वो बुरी तरह घबराई हुई सी बार बार चारों तरफ देख रही थी, जबकि इस चक्कर में उसके सर से दुपट्टा सरक चुका था, जबकि उसके नम जुल्फें जो खुश हो चुकी थी उसके चेहरे और गर्दन को छूती दिलकश नजारा पेश कर रही थी। लहू छलकाते गाल और होंठ का बनना बिगड़ना मुकाबिल को हमेशा की तरह तलस्सुम में कैद कर गया। तुम किस कदर मेरे दिल से खेलती हो, काश तुम्हें इस बात का अंदाजा हो। इसका दूसरा हाथ भी थाम कर वो उसे झटका देकर अपने ऊपर झुका, जबकि वो मुकाबिल की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। जब इस मुकाबिल की पेशानी से जा मिले इस कदर हसीन मंजर को अचानक ही किसी ने अपने कैमरे की आंख में कैद किया। वो जो इस पसो-खैज़ लम्हे में गुम हो रहा था, क्लिक की आवाज़ पर उसके हाथ छोड़ता तेज़ी से सीधा हुआ, तो सामने ही अबरिश को शरारती अंदाज में खुद को देखते पाया, जबकि हबीबा की हालत तो ख़फ्त शर्मिंदगी के मारे बुरी हुई। उसका चेहरा लहू छलकाने लगा था, जबकि गर्दन पूरी झुक चुकी थी। लाला, नाराज़ नहीं होना, ये तसव्वुर लेकर मैं आपको ये सेंड करने लगी हूँ। उसने दाँत निकाले और कल में ली गई तस्वीर उनके नंबर पर सेंड कर दी, तो वो उसकी शरारत समझते हँस कर अपने मोबाइल से वो पिक्चर्स देखने लगा। अब कहें, क्या एक बहन होने का हक अदा ना? इसी शरारती अंदाज में बोलते वो उसके साथ वाले सोफे पर आ टिकी, जबकि वो चमकती आंखों से ये हसीन मंजर देखकर खिलकर हंसा। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसे ही हक अदा करने से पीछे नहीं हटूंगा। जवाबन उसने अबरिश की नाक दबाकर छोड़ी, तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। मेरे चेहरे को मत छुआ करें, हमेशा की तरह उसने इस बात का बुरा मनाया। अच्छा, मेरी बहन नहीं नहीं छूता तुम्हारी नाक को, जिस पर झट पर गुस्सा चढ़ाता है। वैसे मैंने सुना है कि तुमने लाले के लिए हाँ कर दी। हबीबा को उठते देख उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे वापस बिठाकर वो अब अबरिश की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जबकि हबीबा की जान उसकी कलाई में सिमट आई। आप तक ये झूठी खबर किसने पहुंचा दी? मेरा ऐसा वैसा कोई भी इरादा नहीं। उसके कतई लहजे के इनकार पर मूसा ने उलझन भरी नजरों से उसके अंदाज देखे। लेकिन बड़ों ने तो जुम्मे को निकाह का दिन रख लिया है, तुम राजी नहीं हो इस निकाह के लिए? क्या कमी है लाले में? मूसा एकदम से ही संजीदा हुआ। कमी नहीं है इनमें, बल्कि हर चीज की जाती ही है। इसकी नाक चढ़ाकर कहने पर मुकाबिल के लबों पर मुस्कान मचली। तुम सच में लाला से निकाह नहीं करोगी? हबीबा के मासूमाना अंदाज से सवाल करने पर जहां उसने प्यार से नफी में सर हिलाया था, वहीं मूसा ने थोड़ी तले हाथ रखते उसके चेहरे को फिदा होती नजरों से देखा। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? कहने के साथ ही उसने हबीबा के दोनों गाल नोचे, तो वो बेचारी अबरिश के सामने उसकी इस बेबाक हरकत पर घबरा कर उठने लगी थी कि मुलाजमा निगहत बेगम की मोहित ने चाय और नाश्ते से सजी ट्राली लिए वहां चली आई। जाओ सकीना, सबको चाय के लिए बुला लाओ। इनके आने से बात का रुख बदल चुका था। मूसा भी उसे तंग करने के बजाय सुकून से बैठ गया, ताकि वो आराम से चाय पी सके। मुस्तफा पैरसई के अलावा वहां सब अहले खाना मौजूद थे, लेकिन सभी ने देखा था कि सुरैया बेगम अबरिश से खींची खींची से थी। क्या हुआ है सुरैया के जाने के बाद से सब आप परेशान से हैं? दाजी, जो डिनर के बाद अपने दोस्त की अयादत को गए थे, वो वापस घर लौटे थे और अपनी बेटी को कमरे से निकलते देख चुके थे, लेकिन वो चेहरा नीचे होने की वजह से उन्हें देख नहीं पाई। और जब वो कमरे में दाखिल हुई तो अपनी शरीक हयात के चेहरे पर तफक्कुरात के बादल छाए देखे तो परेशानी से मुस्तफसर हुए। सुरैया कह रही है कि अबरिश निकाह के लिए राजी नहीं। बीजी की बात इनके कमरे में दाखिल होते मुस्तफा पहले से ने न सिर्फ सुनी थी, बल्कि उसे गुस्सा आने के बजाय मुकाबिल की पचकाना हरकत पर हंसी आई। बीजी, आप इसकी बातों को संजीदगी से क्यों लेती हैं? वो बस जज्बाती सी है। आप लोग निकाह की तैयारी रखें, अबरीश को राजी करना मेरा काम है, और प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इससे बहुत प्यार और आराम से बात करूंगा। इनके चेहरे पर छाई परेशानी देखकर वो उन्हें भरपूर तसल्ली दिलवा रहा था। तुम भी तो हर वक्त गुस्सा ही करते रहते हो बच्ची पर। अगर नरमी रखी होती तो वो यूं तुमसे निकाह करने से इनकार नहीं करती। यकीनन बच्ची घबरा रही होगी। आखिर को तुम जैसे हलाको खान के साथ उम्र भर रहना कोई आसान बात तो नहीं। बीजी की परेशानी अब इत्मीनान में बदली तो वो उसे छेड़ बैठी, जिसके जवाब में उसने अपनी दाजी को शिकायती नजरों से देखा। आपकी नवाजी भी यही अलकाब से मुझे नवाजती है, और अब आप भी। खैर, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये बात निकाह के बाद उसे अच्छे से पता चल जाएगी। पहला जुमला अधूरा छोड़ते हुए उसने बाकी की बात दिल में पूरी की। अच्छा, खफा मत हो, मजाक कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मुस्तफा का चेहरा थामते उसका माथा चूमा।
वक्त पर घर आया करो, रात गए तक काम करने की जरूरत नहीं है। अब दादी उसकी फिक्र में मुब्तला उसे टोक रहे थे। दादी, मैंने कोशिश की थी वक्त पर पहुंच जाऊं, लेकिन एक पार्टी से मिलना अशद जरूरी था। हमारी पानी की बड़ी मोटरें खराब हो रही हैं। डीलर से नई मोटरों की बात की है, अगले हफ्ते तक मशीनें पहुंच जाएंगी। वो दोनों ज्यादा पुता कारोबारी बातें करने लगे तो बीजी ने वापस से अपनी तस्वीर संभाल ली थी, जो वो सुरैया के आने से पहले पढ़ रही थी। अब्रिश को यूनि लाने और ले जाने के लिए खास एक ड्राइवर का इंतजाम किया गया था, जबकि इसी गाड़ी की हालत थी ताकि उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अधीर उम्र का ड्राइवर इनके एतमाद का बंदा था, जिसके पास किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए लाइसेंस याफ्ता गन भी हर वक्त मौजूद रहती। आज भी उसके ड्राइवर ने उसे यूं ही छोड़ा था और अब उसे छुट्टी तक वहीं रहकर उसका इंतजाम करना था। लेकिन जब वो छुट्टी के वक्त मेन गेट से बाहर निकली तो अपनी गाड़ी के बजाय मुस्तफा पैदल की गाड़ी को देख एक लम्हे को उसे घबराहट सी। ये क्यों मुझे लेने आए हैं? हौले से बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलने पर नाक की सीध में चलती पिछले दरवाजे से गाड़ी के अंदर बैठ गई। जब गार्ड ने तेजी से आगे आते दरवाजा बंद किया और डोर लॉक हो गया। आप मुझे क्यों लेने आई हैं? उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी, जबकि मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से मास्क नीचे कर दिया। जिस सबक उसका दिलकश चेहरा मुकाबिल की नजरों के सामने आते उसके दिल को सुकून दे गया। अब वो इससे आराम से बात कर सकता था। मैं तुम्हें निकाह की शॉपिंग के लिए लेने आया था। उसके इत्मीनान भरे जवाब पर वो बुरी तरह चौंका। चौंकी? किसका निकाह? बेसाख्ता ही वो पूछ बैठी, लेकिन मुकाबिल की नजरों में न जाने कैसी तपिश थी कि उसने सरस से उसके चेहरे से नजरें फेरी। दिल एक अनजाने एहसास से धड़क उठा। हमारे निकाह का जोड़ा लेना है? क्या भूल गई हो कि जुम्मे को हमारा निकाह है? उसके नरम लहजे में कोई हुक्म नहीं था। वो आम अंदाज में उससे बात कर रहा था और यही बात उसे हजम नहीं हो रही थी। आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि मैं इस निकाह से इनकार। इसकी जानिब झटके से पलटती वो इससे पहले अपनी बात मुकम्मल करती मुकाबिल ने उसके लबों पर अंगुष्ठे शहादत का दबाव डाले और उसके अल्फाज छीन लिए थे। मुस्तफा पहले से ही कलम सुलझाने वाला था। वो तेजी से पीछे होती बिल्कुल दरवाजे से जा रही। हमारा निकाह जुम्मे के रोज सबकी मौजूदगी में होगा, और अगर तुम ये नहीं चाहती तो फिर निकाह और रुखसती आज ही होगी, लेकिन हमारे निकाह में हमारे अपने शामिल नहीं हो सकेंगे। हाँ, रुखसती के वक्त मैं तुम्हें घर ही लेकर आऊंगा, तो तुम मिल लेना इन सबसे। बाहर के भागते दौड़ते मनाजिर पर नजरें जमाए उसका अंदाज बेशक नरम था, लेकिन लहजे की तपिश पर अब्रिश के माथे पर पसीना फूट पड़ा। वो इतना तो जानती थी कि मुकाबिल जो कहता था वो कर गुजरता था। जुम्मे को सिर्फ निकाह होता, लेकिन आज निकाह के साथ रुखसती का भी सुनते उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। अब बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? शॉपिंग पर चलें या निकाह करने? इसकी जाने चेहरा किया उसके हवास अड़े अंदाज को देख नरम गोई से मुस्तफसर हुआ तो उसने झट शॉपिंग पर चलने की हामी भरी। गुड गर्ल, मुझे तुमसे इस अकलमंदी की तवक्का थी। वह मुश्किल उसके मखमली गाल को छूने की ख्वाहिश दबाए वो अपने ड्राइवर को गाड़ी मॉल की जाने घुमाने को भूल गया, जबकि वो बेबसी के मारे आंसू की थी। लो पानी पियो। उसे यूं सर झुकाया खामोशी से अपने हाथों को तकते देख उसने पानी की सील पे छोटी बोतल खोलकर उसकी जानिब बढ़ाई तो उसने उसकी जानिब देखे बगैर बोतल थामकर लबों से लगा ली। मैं ये जबरदस्ती का निकाह नहीं चाहता, लेकिन ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। जो चाल तुम्हारे ताया चल रहे हैं उन्हें मैं इसी तरह से मार दे सकता हूँ। मैं हरगिज भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उसकी जानिब अपनी नजरें महफूज किए वो मुसलसल दिल ही दिल में अपने नाराज महबूब से मुखातिब था। जब उसने आधी बोतल खाली करते वापस उसकी जानिब बढ़ाई, जिस काम कर वो अपने लबों से लगाते ही कि सांस में बचा सारा पानी पी गया, जबकि अपना झूठा पानी उसे यूं बेधड़क पीते देख उसके गाल तब कर सुर्ख पड़े। वो कभी किसी की छोटी शय इस्तेमाल नहीं करने वाला। उसका छोड़ा हुआ पानी पी गया, और यही बात अबरिश को खब से दो चार कर रही थी। बोतल खाली करते उसने कैप लगाकर बोतल पीछे को रखी, और जो ही अबरिश को देखा उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख उसकी कैफे से लुत्फ लेते हुए मुस्कुरा दिया। हलाको खान को मुस्कुराना भी आता है? इसी सहजदा मुस्कुराहट को देख वो अपनी नजरें चुराती जरा बड़बड़ाई, जबकि वो आंखों पर ग्लासेस लगाए या मोबाइल में मसरूफ हो चुका था। तो वही वो उसकी जानिब से रुख मोड़ती खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने लगी। गाड़ी एक महंगे तरीन मॉल के आगे ठहरी। जब वो गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ आते उसकी जानिब पर डोर खोलकर एक तरफ हो गया, जबकि वो चेहरे पर मास्क दुरुस्त करती शॉल खुद पर अच्छे से लेती गाड़ी से बाहर निकलती उसके हमकदम हुई थी। अबरीश ने देखा वो ब्लैक कोट पैंट में हमेशा की तरह अपनी सहरंगेज पर्सनैलिटी के साथ हरी की निगाह का मरकज बना हुआ था। पर्दे में मौजूद खवातीन भी चोरी चोरी नजरें उठाकर उसे देख रही थी। तौबा है, बंदे को अब इतना भी हैंडसम नहीं होना चाहिए। वो भी ख्याली में अपने दिल में करने वाली बात लबों से अदा कर गई तो मुकाबिल के कदमों को ब्रेक लगी। वो जो अपने ख्यालात में गुम उसके पीछे चल रही थी, उसके यूं रुक जाने पर आकर उसके बाजू से टकराई तो उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ाए। इससे पहले कि वो गिर जाती, मुकाबिल ने सरल से उसके गिर्द हिसार कायम करते हैं उसे अपनी जानिब खींच लिया, यूं कि वो कटी डाल की माने सीधी उसके चौड़े सीने में समाई। अचानक हुए इस हादसे के सबब उसके हवास मुंतशिर हुए। वो धड़कते दिल के साथ उसके वजूद का हिस्सा बनी एक हाथ से उसका कोट तो दूसरे हाथ से उसका हाथ दबोचे हुए थी, जबकि मुकाबिल के लिए इस महकती गुर्बत का एहसास उसके जब्त को आजमा गया। उसने इस गदास वजूद को नरमी से खुद से अलग किया तो उसके भारी होते एहसास कुछ बेहतर हुए, जबकि दूसरी तरफ वो खुद बेहोश में आती खफ्त शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें
तक उठा नहीं पाई। इसकी शॉपिंग मुस्तफ़ा ने इसकी राय से बेशक की थी, लेकिन इसमें ज़्यादा इसकी पसंद शामिल थी। ऑफ वाइट कामदार दीदा सेब मैक्सी के साथ उसने अलग से सुर्ख रंग का दुपट्टा रखवाया था जो निकाह के वक्त उसने घूंघट बतौर पहना था। इसके अलावा देकर चीजें भी उसने खुद ही पसंद की थी। निकाह के जोड़ी के अलावा उसने अबरीश को मजीद जोड़े लेकर दिए थे। और आखिर में वो ज्वेलर की दुकान में गया था और इससे अपना मतलूबा बॉक्स लेकर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। यूं कि वो चाह कर भी देख नहीं पाई थी। शॉपिंग के बाद वो अबरीश को लिए होटल में आया जहां उसने फैमिली कैबिन बुक किया ताकि वो पुरसकून होकर खाना खा सके। अबरीश को भी बहुत भूख लग रही थी तभी वो अपने गम को बस कुछ डाले मजे से खाना खाने मगन हो गई। जबकि मुकाबिल खा कम रहा था, अबरीश की हरकतों पर मुस्कुराहट ज्यादा रहा था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करती। कहा निकाह की बात सुनते उसके जिस्म का लहू निचोड़ गया था और इस वक्त वो सब फाड़ में झोंके तक को फरामोश किए बस खाना खा रही थी। मूसा आज जल्दी घर लौट आया था लेकिन घर में सन्नाटा सा महसूस करते उसने मुलाजमत से घर के अफराद के बारे में इस्तफसार किया। बीजी और दाजी तो शायद किसी अयादत को गए हैं। बड़ी बेगम साहिबा आपके बुब्बों के साथ मार्केट गई हैं। अबरीश बीबी मुस्तफ़ा लाला के साथ शॉपिंग पर है और हबीबा बीबी अपने कमरे में। रट्टू तोते की तरह बोलकर खामोश होती वो इसको सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो उसे जाने का इशारा करते खुद हबीबा के कमरे की जानिब बढ़ गया। कल तक तो इस निकाह से इनकारी थे मोहतरमा और आज सीधा लाला के साथ शॉपिंग। जरूर लाला ने ही कोई चक्कर चलाया होगा। वो मुखालिफ को अपनी सिंध करना अच्छे से जानते हैं। वो दिली दिल में खुश होते हबीबा के दरवाजे को हल्का सा नोक करते कमरे में बेधड़क चला आया। हबीबा जो ड्रेसिंग के आगे खड़ी अपने बालों की चोटी कर रही थी आईने में उसका अक्स उभरते देख बौखलाकर पलटी और ड्रेसिंग पर रखा दुपट्टा तेजी से खोलकर खुद पर लिपेट लिया। आप इस वक्त घर पर क्या कर रहे हैं? वो बौखलाहट में मुकाबले से अजीब सा सवाल करते फिर से बौखलाई। क्यों, मैं अपने घर किसी भी वक्त आ नहीं सकता? जवाबन वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते गंभीर लहजे में गोया हुआ तो उसकी समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। सब शॉपिंग पर गए हैं तो तुम क्यों साथ नहीं गई? वो उसके करीब ठहरता उसके मसलते हाथों को नरमी से अपनी गिरफ्त में लेकर उसे इस अमल से गोया रुक गया। मैं शॉपिंग पर नहीं जाती, मेरी शॉपिंग अबरीश या फिर माजी ही करती हैं। अपना चेहरा झुकाए वो यूं बोल रही थी जैसे कोई बड़ा जुर्म सरसद हो गया हो। तो कोई बात नहीं, पहले तो मैं यहाँ नहीं था लेकिन मैं अब यहाँ तुम्हारे पास हूँ तो अब से तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। चलो अब जल्दी से शॉल ले आओ। उसका चेहरा छूकर वो उससे प्यार से मुखातिब था लेकिन उसकी आखिरी बातें हबीबा के चेहरे पर गोया हल्दी मल्दी। आंटी मेरे लिए शॉपिंग कर लेंगी प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। वो उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाकर एकदम पीछे हुई। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वो अपनी धुन में बोलते उसके चेहरे पर छाए वहशत भरे तासुरात नहीं देख पाया और सीधा ड्रेसिंग में जाकर उसकी शॉल निकाल लाया। मैं नहीं जाऊंगी। वो मजीद पीछे को होती दीवार से जा रही। हबीबी प्लीज तंग मत करो, उसे बच्चों की तरह मान जाओ। उसे प्यार से आंखें दिखाते उसने खुद ही आगे बढ़कर उसे शॉल पहनाई और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े उसे कमरे से निकल गया। प्लीज ये मत करे, मैं मर जाऊंगी। उसके अंदर बाहर एक वहशत सी बर्पा हुई जब वो उसे पोर्च में लेकर आया। खड़ी क्यों हो, गाड़ी में बैठो। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते उसे गाड़ी में बिठाना चाहा तो उसने सख्ती से दरवाजे को पकड़ लिया। यार क्या बच्चों की तरह जिद लगा रही हो, वो हंसकर कहते उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा। इससे पहले ही कि वो पैनिक होती मुस्तफा की गाड़ी तेजी से उसकी गाड़ी के करीब आकर ठहरी और इससे भी तेजी से वो गाड़ी से निकलकर हबीबा तक पहुंचा और मूसा को इससे दूर करते हबीबा को अपने हल्के में लिया। लाला मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लाला मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वहशत ज़दा अंदाज में चीख चीख कर बोलती वो गहरे गहरे सांस लेती एकदम ही उसकी बाहों में झूल गई। तो वो उसके बेहोश वजूद को गोद में उठाए मूसा की जाने पलटा जो बुत बना खड़ा था। मेरी शक्ल मत देखो, जल्दी से डॉक्टर अंजुम को कॉल मिलाओ। वो धार की सूरत में अपने बाहर कहते हाथ में पकड़ा फोन उसकी जाने बढ़ाते उछलत भरे अंदाज में अंदर बढ़ा तो गाड़ी से निकल कर आती अबरीश भी परेशानी के आलम में इसके पीछे ही दौड़ी। जबकि वो सुन असाब के साथ उसके मोबाइल की कॉल लिस्ट है। डॉक्टर अंजुम को कॉल मिला गया। मुस्तफा फैरज की कॉल मतलब इमरजेंसी थी। वो सारे काम छोड़ती उनके घर के लिए निकली। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ हबीबा बेड पर बेहोश पड़ी जबकि अबरीश उसके साथ बैठी उसके ठंडे पड़ते हाथ सहला रही थी। हबीबा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था जबकि मुस्तफा परेशानी से कुछ पर हाथ बांधे हर थोड़ी देर में उसे देख रहा था। तुमसे किसने कहा था कि तुम हबीबा को लेकर बाहर जाओ? वो दबे दबे अंदाज में उस पर बरहम हुआ। क्यों, मैं उसे लेकर बाहर नहीं जा सकता? वो जो हर दम हंसता मुस्कुराता था इस वक्त मुकम्मल संजीदगी के लिपट में था। नहीं, तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते हो। इसके दरज लहजे पर वो सदमे भरी कैफियत में उसे देखने लगा। लाला वो मेरी बीवी है, मैं हक रखता हूँ। वो गोया उसकी बात सुनते तड़प उठा। तुम्हें पाकिस्तान आए 4 माह का अरसा गुजर गया है। इस अरसे में तुमने कभी हबीबा को घर से बाहर जाते देखा है? वो अबरीश की तरह यूनी तक नहीं जाती बल्कि वो घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। ये सब देख भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? इससे पहले कि वो मजीद वो कुछ कहता डॉक्टर अंजुम मुलाजमा के साथ कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा बंद कर दो। वो सीधा अबरीश से मुखातिब हुई तो वो दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। वो अपने लाला से हबीबा के बारे में बात करना चाहता था लेकिन फिलहाल उसे दुश्मनी जान की फिक्र सता रही थी। कई जान गुरेज
गुजरे लम्हात के बाद कमरे का दरवाजा खोला तो वो लपक कर अंदर आया, जबकि मुस्तफ़ा पैराग्ज़ई उसके पीछे ही था। बहुत वक्त के बाद उन्हें यूं पैनिक अटैक आया था। हालांकि काफ़ी अरसे से इनकी तबीयत में बहुत बेहतरी आई थी, लेकिन आज के अटैक के बाद फिलहाल कुछ कह नहीं सकूंगी। मैंने उसे सुकून इंजेक्शन दे दिया है, बीपी बिल्कुल लो था, लेकिन अब कुछ बेहतरी है। जब तक ये सोकर उठेंगी काफ़ी बेहतर महसूस करेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इनकी पुरानी दवा फिर से शुरू करवानी होगी। पैनिक अटैक होना अच्छी अलामत नहीं है, कोशिश करके उसे जहनी दबाव से दूर रखें। बाकी मैं कल फिर चक्कर लगाऊंगी। वो मुस्तफ़ा बैरगज़ई से प्रोफेशनली मुखातिब थी, जबकि मूसा मूसा के ध्यान के सभी दौड़ें हबीबा की गिरद बन गई। अबिश, डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ के आओ। उसकी संजीदगी से कहने पर वो अपनी माँ के चप्पे से चुपकने से सर हिलाती। डॉक्टर अंजुम को लिए कमरे से निकली तो मूसा बैठकर उसके करीब बैठते उसका बर्फ पड़ता हाथ थाम गया। मेरी बीवी से मुतालिक ऐसी कौन सी बात है जो मैं जानता नहीं हूँ? वो बोला तो उसका लहजा बला का सर था। मैं तुम्हें ये सब बहुत पहले ही बता देता, लेकिन तुम हर मर्तबा हबीबा के माजी की बात शुरू करने पर यही बोलते थे कि मैं इसका हाल और मुस्तकबिल हूँ, लेकिन तुमने माजी में झांकने की कोशिश ही नहीं की। वो वही कुर्सी पर बैठे मध्यम लहजे में गोया होते हबीबा के चेहरे को देख सर्द सांस खींच लिया। मैं हबीबा के माजी के बारे में सब जानना चाहता हूँ। बाहर ना जाने के पीछे ऐसी क्या वजह है? वो क्यों आप लड़कियों की तरह जिंदगी नहीं गुजार रही? बस कमरे में कैद रहती है। और आज जिस तरह उसे रद्द-ए-अमल दिया, सच पूछे तो मैं डर गया हूँ। मुझे इसकी फिक्र हो रही है। प्लीज भाई, मुझे सब बताइएगा। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इसके नम मुल्तजाना लहजे पर मुस्तफा पैरगज़ई ने गहरी सांस भरते खुद को बोलने के लिए तैयार किया था।